इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पीएमएवाईजी का जो कंप्लीट सर्वे है आप कैसे अपना सर्वे कर सकते हैं। अगर आप असिस्टेड सर्वे कर रहे हो एज एन एम्प्लॉय, कुछ गलतियां हो सकती है आपसे हुई हो, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज हमारे पास आए और उन्होंने ये बोला कि हमसे गलती हो गई है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जो बेनिफिशियरी है, जो हाउस होल्ड है, ये इनएलिजिबल हो जाएगा लेटर स्टेज में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सारी चीज़ें, कहां पर आपको कौन सी चीज़ जहन में रखनी है। इसके साथ साथ अगर आप अपना सेल्फ सर्वे करना चाहते हो तो सेल्फ सर्वे में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जहन में रखनी पड़ती है ताकि आप लेटर स्टेज पे इनएलिजिबल ना हो जाओ। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बाकी फ्रेंड्स के साथ। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपके पास पीएमएवाईजी की जो सर्वे ऐप है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ऐप नहीं है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल साइट से। उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से आप लेटेस्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐप वीडियो को आप देख सकते हैं, उसके बाद आप वीडियो को डाउनलोड कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। जब भी आप अपनी ऐप डाउनलोड करोगे, ठीक है ना, उसके बाद ऐप आप लॉगिन करोगे, अपना आधार दोगे, एज असिस्टेड होगा या सेल्फ सर्वे होगा। उसके बाद आपको कुछ डिटेल्स भरनी है, कैसे आप फिल करोगे वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ध्यान रखना, जब आप ऐप खोलोगे तो सबसे पहला इंटरफेस आ जाएगा फैमिली हेड की डिटेल्स। यहां पर आप ध्यान रखना, जो हेड होगा फैमिली का, उसी की डिटेल्स आप फिल करना। यहां पर हेड का नाम रखना। तो बेसिकली हेड कौन रखते हैं हम नॉर्मली, सर्वे किसका हम कर रहे हैं, सर्वे एक हाउस होल्ड का हम कर रहे हैं जिसकी शादी हुई हो, तो हम देखेंगे हेड किसको रखेंगे। नॉर्मली हम मेल को रखेंगे हेड, फीमेल को भी रख सकते हैं लेकिन मोस्ट प्रोबेबली प्रेफरेंस हम देते हैं हेड को, ठीक है ना, क्योंकि हमारा सिस्टम ही सोसाइटी का ऐसा है कि हम बोलते हैं हेड ऑफ द फैमिली जो है वो मेल है, ठीक है ना। तो नेम लिखेंगे हम मेल का, उसके बाद उसका जेंडर ओब्वियसली मेल होगा, ठीक है ना, एज, आधार। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जब आप नेम ऑफ द हेड लिखोगे वो एग्जैक्ट होना चाहिए। सबसे पहली चीज यहां पर ध्यान रखना, जो आप नेम ऑफ द हेड लिखोगे वो एग्जैक्ट लिखना आप एज पर आधार, यानी जो आपके आधार कार्ड पे, ठीक है ना, आपका नाम लिखा हुआ है वही नाम आप एग्जैक्ट एज पर आधार ही दे देना। आधार नंबर आप अपना सही इंटर करना, अगर आपने आधार नंबर गलत दिया आप इसको एडिट नहीं कर सकते। उसके बाद एज दे देंगे आप एज पर आधार। उसके बाद आपको जॉब कार्ड नंबर अपना दे देना है। देखिए यहां पर मैं एक चीज डिस्कस करूंगा आपके साथ, एक इशू क्लियर करूंगा आपका। सबसे पहले यहां पर मैं आपका कंफ्यूजन एक क्लियर करूंगा कि अभी तक ऐप में इशू आ रहा था जॉब कार्ड के रिलेटेड, जितने भी इश्यूज थे आज तक वो सारे के सारे लेटेस्ट ऐप में क्लियर हो गए हैं। आप लेटेस्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आवास प्लस 2.1.18, वहां से जितने भी इश्यूज थे वो आपके सॉर्ट आउट हो गए। तो अभी की डेट में आपको कोई भी जॉब कार्ड का इशू नहीं आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सोशल कैटेगरी। जब आप सोशल कैटेगरी पे जाएंगे वहां पर आप एक चीज ध्यान रखना, सोशल कैटेगरी में आपके पास 3 कैटेगरीज आ जाएंगी, एससी, एसटी एंड अदर्स। अगर आप एससी से ताल्लुक रखते हो, एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिस्ट में आते हो, सेंट्रल लिस्ट में आते हो, तो आप एससी सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप एसटी रिजर्वेशन से आते हो, शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हो, चाहे आप एसटी 1 से बिलोंग करते हो या एसटी 2 से बिलोंग करते हो, यानी लैंग्वेज के बेसिस पे भी आप देख सकते हो कि कौन एससी है या एसटी। अगर आप एज एम्प्लॉय हो तो आपको जज हो जाएगा कि कौन एससी एसटी है, ठीक है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखना, यहां पर मोस्ट ऑफ दी जो हमारे एम्प्लॉयज हैं या मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा जो सेल्फ सर्वे कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती यहां पर कर रहे हैं सोशल कैटेगरी को लेकर। यहां पर हमारे पास 3 कैटेगरीज है, एक है एससी, दूसरा है एसटी एंड थर्ड है अदर्स। एससी एसटी में तो कोई इशू नहीं है, जो भी पर्सन एसटी कैटेगरी में है, चाहे उसके पास एसटी 1 हो या एसटी 2 हो, वो एसटी में आप सिलेक्ट करेंगे, इसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है ना। जो एससी वाला इशू है, एससी में आप ध्यान रखिएगा, एससी मीन शेड्यूल्ड कास्ट। अगर आपके पास शेड्यूल्ड कास्ट की सर्टिफिकेट है तो आप एससी लिखना, लेकिन अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है, यहां पर फॉर एग्जांपल अदर सोशल कास्ट है आपके पास या ओबीसी है आपके पास, वो एससी कैटेगरी में नहीं आता। बहुत सारे लोगों ने सेल्फ सर्वे किया हुआ है और उन्होंने एससी सिलेक्ट किया हुआ, यहां पर ध्यान रखिएगा वो एससी। बल्कि अगर आप देखेंगे जेएंडके में जो मुस्लिम वाला पोर्शन, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, अगर कश्मीर की हम बात करेंगे, मुस्लिम्स में एससी कोई नहीं आता और कश्मीर में हार्डली कोई एससी आएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ मत ध्यान रखिएगा आप, जम्मू वाले रीजन में हमारे एससी है, या अदर स्टेट्स जो हमारी अदर स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज पूरे भारत की है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग एससीज में आते हैं बेसिकली, और या एसटीज में आते हैं। लेकिन जेएंडके के परस्पेक्टिव में आप एक चीज़ ध्यान रखना, एससी कैटेगरी में आप किसी भी मुस्लिम को नहीं रखेंगे, एससी कैटेगरी में आप किसी नॉन एससी कैटेगरी वाले को नहीं लिखेंगे। एससी यहाँ पर मतलब है शेड्यूल्ड कास्ट, अगर आपके पास शेड्यूल्ड कास्ट सर्टिफिकेट है तब आप अपना एससी यहाँ पर लिख सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना सोशल कैटेगरी को लेकर। उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैरिटल स्टेटस, ऑब्वियसली जो हेड होगा उसकी तो शादी हुई होगी, ठीक है ना, करंटली मैरिड। उसके बाद हम देखेंगे, ध्यान रखना, नेम ऑफ फादर जो आपके बाप का एज पर आधार ही लिख देना। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे आप, ठीक है ना। अपनी लिटरेसी आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ है ये आप यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ऑक्यूपेशन, अगर आप एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड है या वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जो आप काम करते हो, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग हेड को लेकर। हेड हो गया एक, प्लस हम देखेंगे इसके साथ कितने लोग रह रहे हैं एक मकान में। फॉर एग्जांपल एक हेड है, उसके साथ उसकी वाइफ है, हो गई 2 और 2 बच्चे, तो 4 यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे। जब आप यहां पर 4 सिलेक्ट करेंगे, ध्यान रखना 4 की डिटेल्स आपको आगे जाके ऐड करनी है। गर्ज जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे उतने आपको उन सभी फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स आपको ऐड करनी है। उनका आधार आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना, उनकी बायोमेट्रिक्स आपको उनका आधार आपको पता होना चाहिए, उनकी फुल डिटेल्स आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद अगर कोई भी पर्सन डिसेबिलिटी, इस फैमिली में कोई भी पर्सन डिसेबल है तो आप यस लिखेंगे, अगर कोई पर्सन डिसेबल नहीं है तो नो लिखेंगे। उसके बाद आप आगे चलेंगे, क्या कोई पर्सन ऐसा है जिसको कोई क्रिटिकल इलनेस है। यहाँ पर बहुत सारी आप देखेंगे कुछ इलनेसेस यहाँ पर है, उनमें से अगर कोई इलनेस है, किसी को कैंसर है, कालाजार है किसी को, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है इनकम, ध्यान रखना फैमिली इनकम। फैमिली इनकम में एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान रखना, ये एनुअल है, यानी एक फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है, ठीक है ना। तो एनुअल इनकम आप लिखेंगे जितनी फैमिली की होगी, ठीक है ना। जितनी फैमिली इनकम कम होगी उतनी प्रेफरेंस उनको ज्यादा लगेगी, क्योंकि ये जो स्कीम है ऑब्वियसली ये किनके साथ है, वो इनके लिए है जो गरीब लोग हैं, जो हाउस अपना अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, कर पाते हैं, या जिनके पास कच्चा मकान है, ठीक है ना। पहला इंटरफेस आपका क्लियर हो जाएगा इसके साथ। तो पहली स्लाइड आप क्लियर करेंगे, इस चीज को ध्यान रखना, हमें सिंपली नेम एज पर आधार देना और बाकी डिटेल्स देनी है। जब आप यहां पर मान लो फॉर एग्जांपल हमने 2 फैमिली मेंबर्स यहां पर लिखे, मैंने एक ही लिखा सो दैट वीडियो शॉर्ट हो जाए। अगर हम 2 लिखेंगे, इसके बाद आपको दूसरी फैमिली मेंबर की ऐड डिटेल करनी पड़ेगी। अगर आप 3 फैमिली मेंबर्स लिख रहे हैं तो तीसरी फैमिली मेंबर की डिटेल हमें ऐड करनी है। और कोई ऐसी फैमिली भी हो सकती है, मानो कोई ऐसा पर्सन है जो भी जिसके पास बिल्कुल मकान नहीं है, ठीक है ना, हाउसलेस है ये, लेकिन इसकी शादी बेचारे की नहीं हुई, या अगर शादी हुई हो, उसका डाइवोर्स हुआ हो, तो उस केस में वो एक ही पर्सन हो जाएगा। हम एक ही पर्सन की डिटेल्स फिल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। गर्ल्स फैमिली में 1 मेंबर हो, 2 मेंबर हो, 3 मेंबर, जितने भी मेंबर्स होंगे उन सारे मेंबर्स को आप यहां पर लिखेंगे, उनकी डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, जब भी हम फैमिली मेंबर्स की इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, ध्यान रखना आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स देंगे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पोटेंशियल बेनिफिशियरी, ठीक है ना। तो एक हेड आ जाएगा, वहां पर ध्यान रखना, वहां पर एक सिंपल रूल याद रखना। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें एक इशू रहता है, बहुत सारे कमेंट्स आए, चाहे असिस्टेड सर्वे हो सेल्फ सर्वे में, एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें किसकी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स भरनी है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने यहाँ पर किसी भी हेड में फीमेल को ऐड किया, फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल के जरिए ये सिखाऊंगा। यहां पर जो इशू आ रहा है, अगर एक फैमिली है जिसमें फॉर मान लो 3 मेंबर्स है, ठीक है ना, 3 मेंबर्स हैं, इसमें से मान लो फॉर एग्जांपल 2 मेल है और एक फीमेल है, ठीक है ना। मान लो फॉर एग्जांपल ये मेल है, ये फीमेल है और ये मेल है, ये 3 मेंबर्स है एक फैमिली के। ध्यान रखना जहां पर भी हमने फीमेल मेंबर लिखा एक किसी भी फैमिली में, ठीक है ना, तो वहां पर फीमेल जो है ये बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी बेनिफिशियरी। तो ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, एक फीमेल ही बेनिफिशियरी बन जाएगी। जब हमने एक फीमेल को बेनिफिशियरी सिलेक्ट किया, ठीक है ना, ये है कंडीशन नंबर 1, ये है ए पार्ट हमारा। उसके बाद मानेंगे फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर 2 में आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर ये एक फैमिली है जिसमें 4 मेंबर्स है, ठीक है, ये है मेल फीमेल एंड फीमेल। यहां पर अगर 2 फीमेल है फॉर एग्जांपल, 2 फीमेल्स में से आप किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हो जिसको आपने बेनिफिशियरी सिलेक्ट किया, ठीक है ना, ये होगी कैटेगरी बी। उसके बाद हम तीसरी सिचुएशन भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक फैमिली है जहां पर
तीन मेंबर्स है और तीनों के तीनों मेल्स हैं, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन आता है किसको आप सिलेक्ट करेंगे एज बेनिफिशियरी। गर्ज जिसको भी आपने बेनिफिशियरी सिलेक्ट किया, आपको उस बेनिफिशियरी की डिटेल्स ही आगे देनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा ई केवाईसी का, ध्यान रखना ई केवाईसी, वो ई केवाईसी किसका आप करेंगे, इसी बेनिफिशियरी का करेंगे। और साथ साथ प्लस जो आपको बैंक डिटेल्स फिल करनी पड़ती है, जो हमें बैंक डिटेल्स देनी पड़ती है, वो बैंक डिटेल्स किसकी आप दोगे, वो बैंक डिटेल्स भी आप इसी बेनिफिशियरी की दोगे। गर्ज बेनिफिशियरी का ही हमें ई केवाईसी भी करना है, बेनिफिशियरी की ही हमें बैंक डिटेल्स भी देनी है। ये एक जनरल कंफ्यूजन था जो मैंने क्लियर किया यहां पर। सिंपल रूल याद रखेंगे आप, जिसको भी हमने बेनिफिशियरी सिलेक्ट किया उसी का हम ई केवाईसी करेंगे, उसी की हमें बैंक डिटेल्स भी देनी है, ठीक है ना। क्योंकि मकान जो है ये कल को बेनिफिशियरी के नाम ही हो जाएगा और ये मिलेगा भी बेनिफिशियरी को। रीजन बीइंग, मैंने ऑलरेडी इस पिछले वीडियो में आपको बोला है कि इसका रीजन ये है कि एक तो गवर्नमेंट एम्पावर करना चाहती है फीमेल्स को, दूसरा इनको कल उज्ज्वला कनेक्शन मिल जाएगा जो कि इनको फ्री में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो बैंक अकाउंट डिटेल्स आता है, यहां पर आप किसकी डिटेल्स दोगे, ध्यान रखना जो आपने सिलेक्ट किया होगा बेनिफिशियरी, यहां पर मैं लिख कर रखूंगा ताकि आपका जो क्लियर कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। बेनिफिशियरी कौन होगी, अगर कोई फीमेल है तो फीमेल बाय डिफॉल्ट होगी, और अगर एक मकान में बहुत सारे मेल्स हैं, फीमेल कोई नहीं है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, किसी भी मेल को सिलेक्ट कर सकते हो एज पोटेंशियल बेनिफिशियरी, यानी बैंक डिटेल्स एक बेनिफिशियरी की ही देनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है हाउसिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। हाउसिंग रिलेटेड क्वेश्चंस इसको डिस्कस करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो हमने पहले भी आपको बोला कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों तक भी पहुंचा दीजिए। और इसके अलावा हमारे पास हमने एक एजुकेशन के रिलेटेड भी हमारे एक चैनल है अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन क्लासेस, जहां पर हम फ्री में अकाउंटिंग पढ़ाएंगे आपको और टैक्सेशन के क्लासेस देंगे, ठीक है ना। अगर कोई भी बच्चा आपका अकाउंटिंग या टैक्सेशन पढ़ना चाहता है उसको फॉलो कर सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा हाउसिंग रिलेटेड के, वो आ जाएगा ओनरशिप ऑफ हाउस बीइंग सर्वेड। जिस मकान का आप सर्वे कर रहे हो, वहां पर जिस पर्सन का आप सर्वे कर रहे हो, जिस हाउस होल्ड का आप सर्वे कर रहे हो, उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा, चाहे झोंपड़ी ही हो या पुराना मकान होगा। अगर है तो ओन्ड होगा, अगर मान लो उसके पास मकान है ही नहीं, वो किराए पे रह रहा है, तो उसको क्या लिखना, आप उसको रेंटेड लिख देना, ठीक है ना। तो पहला कंफ्यूजन आई होप क्लियर हुआ हो, पहला क्वेश्चन आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आता है, इन दोनों क्वेश्चंस का मैं आपको एक साथ जवाब दूंगा। जो सेकंड क्वेश्चन है प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ वॉल, यानी आपका जो वॉल है वो कच्चा है कि पक्का है, और प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ रूफ, ये भी कच्चा है कि पक्का, ठीक है ना। इन दो में एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने पक्का लिखा दोनों केसेस में, चाहे वॉल पक्का हो या आपका रूफ पक्का हो, उस केस में क्या हो जाओगे आप, उस केस में आप डिलीट हो जाओगे, चाहे वॉल आप पक्का लिखो या चाहे आप रूफ पक्का लिखो, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपका वॉल पक्का है या रूफ पक्का है आप डिलीट हो जाओगे, वैरेज अगर आपने वॉल को और रूफ को कच्चा लिखा आप एलिजिबल हो जाओगे, प्रोवाइडेड, ध्यान रखना यहाँ पर एक और चीज भी ध्यान रखना, प्रोवाइडेड आपके नंबर ऑफ रूम्स जो है वो कितने होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए। यानी सिंपली मैं कहूंगा, अगर आप पक्का लिखते हो तो आप डिलीट हो जाओगे दोनों केस में, वायरेज अगर आप कच्चा लिखते हो तो वहां पर आप एलिजिबल हो जाओगे, प्रोवाइडेड आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स हैं वो कितना होना चाहिए, यहां पर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2, ठीक है ना। अगर आपने 2 से ज्यादा लिखा नंबर ऑफ रूम्स, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाओगे आप, उस सिचुएशन में आप डिलीट हो जाओगे, ठीक है ना। यानी दोनों चीजों का ध्यान रखना है आपको, अगर आपने पक्का लिखा मकान तो आप डिलीट हो जाओगे, और अगर आपने कच्चा मकान लिखा उसके बाद नंबर ऑफ रूम्स मोर देन 2 लिखा, वहां पे भी आप डिलीट हो जाओगे, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट, जो भी मकान जिसका वॉल और रूफ दोनों कच्चा है और नंबर ऑफ रूम्स 1 या 2 है, उस सिचुएशन में वो एलिजिबल रह जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान रखिएगा, लेटरिन फैसिलिटी हम लिखेंगे यहां पर, ध्यान रखना आप नो ही कर देना, ठीक है ना। मेन सोर्स ऑफ कल्टीवेशन, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इससे पहले, जो लेटरिन फैसिलिटी है, चूंकि हम एक पर्सन को मकान दे रहे हैं, अभी हम मकान दे रहे हैं, उसके पास लेटरिन फैसिलिटी नहीं होगी, ठीक है ना। अगर एक मकान में 2 पर्सन रह रहे हैं, ठीक है ना, 2 हाउस होल्ड रह रहे हैं, तो एक के पास मकान है, लेटरिन भी होगी, लेकिन दूसरा जो अलग जान रहना चाहता है, जिसके पास कैपेसिटी नहीं है मकान बनाने की, अभी हम उसको मकान देने जा रहे हैं, ऑब्वियसली उसके पास लेटरिन भी नहीं होगी, ठीक है ना, लेटरिन फैसिलिटी नहीं होगी। मेन सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम इसके बाद क्वेश्चन आता है, जो मेन सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम में हम क्या लिखेंगे, जो उसका एक्चुअल सोर्स होगा, ठीक है ना, कल्टीवेशन का होगा। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखेंगे, ठीक है ना। अगर कोई सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो चीजें लिखेंगे। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, हम एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, नॉर्मल या नन, अगर कोई भी ऑप्शन नहीं है उस पर तो नन लिखेंगे। उसके बाद आता है मोटराइज्ड 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर। अगर किसी के पास 3 व्हीलर या 4 व्हीलर है तो बाय डिफॉल्ट वो हो जाएगा वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम, नॉर्मली हम नो ही सिलेक्ट करेंगे।
करेंगे अगर उसके पास मोटराइज्ड 3 व्हीकल या 4 व्हीकल नहीं है। अगर है आप किसी के पास मानो बस है या ट्रॉलर है, ठीक है ना, या किसी के पास 4 व्हीलर है तो एलिजिबल इस स्कीम के लिए नहीं है। उसके बाद आता है मैकेनाइज्ड 3 व्हीलर या 4 व्हीलर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। अगर आपके पास एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है, जैसे हम जो हमारे पास हल चलाने वाला, ठीक है ना, नॉर्मली वो 4 व्हीलर ही होता है, यानी अगर आपके पास एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है, ठीक है ना, ट्रैक्टर है आपके पास बड़ा वाला, तो वो वाला पर्सन भी क्या हो जाएगा, वो इनएलिजिबल हो जाएगा। अगर आपने यस कर दिया उसके पास है ट्रैक्टर तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा। वायरस अगर उसके पास ये फैसिलिटी नहीं है तो आप उसको नो करेंगे। उसके बाद एनी मेंबर हैज किसान क्रेडिट कार्ड। बेसिकली अगर किसी के पास किसान, देखो नॉर्मली हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जिस पर्सन का हम ये कर रहे हैं सर्वे, उसके पास नॉर्मली केसीसी नहीं होगा, ठीक है ना। अब अगर उसके पास केसीसी है तो हम यस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है लिमिट के लिए आपको बैंक से फिर एनओसी लेनी पड़ेगी, इसके पास कितना केसीसी है, ठीक है ना। तो इस टाइम आप ध्यान रखिएगा, अगर उसके पास केसीसी नहीं है तो इसके ऊपर क्या करेंगे, नो करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं एनी मेंबर एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या इस घर में जिसका हम सर्वे कर रहे हैं कोई भी पर्सन, कोई भी इस हाउस में से गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर हमने यस यहां पर कर दिया वो इनएलिजिबल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाऊंगा एनी मेंबर ओन्स ए नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट। क्या कोई भी मेंबर इस हाउस होल्ड का ऐसा है जो कोई बिजनेस कर रहा है, नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस कर रहा है, ठीक है ना, किसी के पास टाइल फैक्ट्री है, किसी के पास सीमेंट फैक्ट्री है, अगर है तो हम यस करेंगे, अगर नहीं तो हम नो करेंगे, ठीक है ना। यस करने के साथ वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इनएलिजिबल हो जाएगा। अगर नो कर दिया वो एलिजिबल है, ठीक है ना। एनी मेंबर अर्निंग मोर देन 15,000 पर मंथ। क्या ऐसा कोई मेंबर है फैमिली में जिसका हम सर्वे कर रहे हैं जिसकी इनकम 15,000 से ज्यादा है, ठीक है ना, तो नॉर्मली नो करेंगे क्योंकि ये गरीब होगा, ठीक है ना। अगर है के बाद एनी मेंबर पेइंग इनकम टैक्स। क्या कोई पर्सन है जो इनकम टैक्स पे कर रहा है? यहां पर आप ध्यान रखिएगा, अभी की डेट में अगर आप देखेंगे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने परसों ही ऐलान किया कि अप टू 12 लाख जो है इनकम एग्जेम्प्ट है। ध्यान रखिएगा, मुझे नहीं लगता कोई भी पर्सन अब यहां पर जिसका हम सर्वे कर रहे हो जिसकी इनकम 12 लाख से ज्यादा हो, ठीक है ना। और इसमें एक और चीज ध्यान रखना, जो एग्रीकल्चर इनकम है दैट्स एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, वो यहां पर आप कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एनी मेंबर पेइंग प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स यहां पर नॉर्मली तो नहीं पे करता होगा कोई। अगर प्रोफेशनल टैक्स कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ठीक है ना, जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है, तो उसको आप यहां पर लिख सकते हो। वैसे भी डॉक्टर्स इंजीनियर्स तो इसमें आएंगे ही नहीं, वो इनएलिजिबल ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपके पास 2.5 एकर्स और मोर, यानी यहां पर आपके पास क्या 2.5 एकड़ या उससे ज्यादा इरिगेटेड लैंड है? सिंपली मैं बताऊंगा, क्या आपके पास 20 कनाल जमीन है? अगर आपके पास 20 कनाल या उससे ज्यादा जमीन है तो आप यहां यस लिखेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप नो लिखेंगे। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल यस कर दिया, आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि जिसके पास 20 कनाल से ज्यादा जमीन है या 20 कनाल जमीन है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या आपके पास 5 एकर्स या इससे ज्यादा अनइरिगेटेड लैंड है? शॉर्टकट में हम लिखेंगे 40 कनाल आता है। अगर आपके पास 40 कनाल जमीन है तो आप यस लिखेंगे, यस के साथ आप क्या हो जाएंगे, इनएलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। वायरस अगर आपके पास इतनी जमीन नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और आप एलिजिबल हो स्टिल, ठीक है। उसके बाद हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर। क्या ऐसा हाउस होल्ड है जिसके पास शेल्टर बिल्कुल ही नहीं है? तो आप देखेंगे, अगर वैसे तो यहाँ पर जेएंडके में की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सारे पर्सन्स के पास कुछ ना कुछ टीन शेड वगैरह है, ठीक है ना। किसी के पास मकान है, पुराना मकान ही है, किसी के पास टीन शेड है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर, यहां पर आप नो लिखेंगे। वायरस अगर किसी के पास नहीं है शेल्टर तो आप उसको क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद डेस्टिट्यूट लिविंग ऑन अल्मस। क्या कोई डेस्टिट्यूट है? अगर आपको लग रहा है डेस्टिट्यूट है तो आप यहां पर यस लिखेंगे, अगर आपको लगता है डेस्टिट्यूट नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। उसके बाद मैनुअल स्कैवेंजर। वैसे मैनुअल स्कैवेंजर कोई है नहीं यहां पर, अगर है तो यस करेंगे। प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, ध्यान रखिएगा, प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स में आप लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, ठीक है ना। उसके लिए बाज़ाब्ता लिस्ट आई है कौन कौन प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स में आ जाता है। अगर कोई ऐसा पर्सन है तो यस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसमें सब कैटेगरीज आ जाएंगे, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। वरएज अगर जेएंडके की बात करेंगे, यहां पर कोई भी प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स में फॉल नहीं करता। उसके बाद लीगली रिलीज्ड बाउंडेड लेबर। वैसे यहां पर कोई नहीं है तो नो करेंगे, आजकल ये प्रैक्टिस बैंड है, ठीक है ना, ये बंद है, ठीक है ना। डू यू हैव लैंड टू कंस्ट्रक्ट लैंड। यहां पर ध्यान रखना, ये दो चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखना, क्या आपके पास जमीन है, क्या आप यहां पर मकान बनाना चाहते हो? यस, आपके पास जमीन होगी। वायरएज मान लो आप लैंडलेस हो, लैंडलेस,
लैंडलेस के केस में आप क्या करोगे, यहां पर सिलेक्ट यस करोगे और उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, रेवेन्यू अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लानी पड़ेगी कि मेरे पास जमीन नहीं है। तो जो आपका सर्वे करेगा या अगर आप अपना सर्वे करते हो, ये वहां पर आपको जो प्रपोज्ड साइट का फोटोग्राफ है वो आपको उठाना नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जब आप सर्वे करोगे तो हम लिखते हैं हमारे पास जमीन है, यस, तो आगे आपको मैं बताऊंगा एक फोटोग्राफ उठाना पड़ता है जहां पर हमें मकान बनाना है। वायरस अगर मैं लैंडलेस हूं, मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे पास भी जमीन नहीं है और मेरे बाप के पास भी जमीन नहीं है, उस सिचुएशन में मैं यस सिलेक्ट करूंगा और मुझे प्रपोज्ड साइट का फोटोग्राफ नहीं उठाना। लेकिन लैंडलेस में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू अथॉरिटी से आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। मान लो कल को पाया गया कि आपके पास जमीन है और आप इनएलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपका फोटोग्राफ कहां पर आपको मकान बनाना है वो फोटोग्राफ भी आप इस टाइम नहीं खींच सकते। तो यहां पर ध्यान रखना, जानबूझकर ऐसा नहीं करना कि मैं नो लिखूंगा और मैं, ठीक है ना, मुझे ज़मीन मिल जाएगी, ऐसी कंडीशन, ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ज़मीन उसी को मिलती है, ज़मीन उसको मिलती है जिसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है और उसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद मैं आ जाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इज योर फैमिली गेटिंग बेनिफिटेड अंडर द हाउसिंग स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम। ये वाला क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर बहुत सारे लोगों ने नो कर दिया है और यहां पर ध्यान रखना, अगर आपने यहां पर नो कर दिया आप इनएलिजिबल हो जाओगे, ठीक है ना, 100% इनएलिजिबल हो जाओगे। वायरस यहां पर आप देखना क्वेश्चन क्या कहता है, इज योर फैमिली गेटिंग बेनिफिटेड अंडर द हाउसिंग स्कीम फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या आप इस स्कीम का पहली बार बेनिफिट उठाना चाहते हो? ऑब्वियसली यस, मैं पहली बार ले रहा हूं इसका बेनिफिट। अगर मान लो हमने सिलेक्ट किया नो, नो मीन्स कि मैं ऑलरेडी फिर बेनिफिटेड हूं, मैं फिर ऑलरेडी बेनिफिटेड हो, यानी मुझे बेनिफिट मिल गया इसकी इस स्कीम के अंदर, तो दोबारा बेनिफिट यहां पर नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, इस चीज का जहन में रखना, इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज जहन में रखना। जब भी आप सर्वे करते हो आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक सारे साहब हर जगह हम नो 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 कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द केस में एम्प्लॉयज क्या करते हैं या लोग क्या करते हैं, नो नो सिलेक्ट करते हैं, लास्ट के 2 ऑप्शंस में भी नो करते हैं और कल को जाके वो इनएलिजिबल हो जाएंगे, कल को जाके आपको इशू आ जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए इन 2 पॉइंट्स पे ध्यान रखना, ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं इन पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है ना। आपके पास जमीन है तो यस करना, अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, तब जाके आप नो लिखेंगे। वायरस उसके बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन आता है, ठीक है ना, कि आप पहली बार बेनिफिट लेना चाहते हो स्कीम का, बिल्कुल यस लिखना। और अगर आप ऑलरेडी बेनिफिट आपने लिया हुआ है तो आप नो लिखेंगे, उसी के साथ आप इनएलिजिबल भी हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपने ऐसी गलती की है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो कंसर्न जो आपके ऑफिशियल्स हैं, नोट करके रख सकते हो सकता है अगर कल कोई एडिट ऑप्शन आ गया तब जाके ये आपकी जो गलती है रेक्टिफाई हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट इसके बाद जब आप सेव नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस, जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपको हाउस इंस्पेक्शन का फोटो, ओल्ड हाउस इंस्पेक्शन, यानी जहां पर आप रह रहे हो वहां पर आपको फोटोग्राफ उठाना पड़ेगा जहां पर ऑलरेडी आप रह रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर इंस्पेक्शन डेट है, कब हमने एक्यूरेसी वगैरह, और यहाँ पर ध्यान रखना जब भी हम देखेंगे यहाँ पर आप जिस जगह आपका पुराना मकान है वहां पर आप फोटोग्राफ उठाएंगे, फोटोग्राफ क्लिक करोगे और उसके साथ ऊपर क्रॉप का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। फिर इसके बाद वैकेंट साइट फॉर इंस्पेक्शन, ठीक है ना। वैकेंट साइट मतलब जहां पर आप मकान बनाना चाहते हो, ये क्या है, ये है प्रपोज्ड साइट आपकी, जहां पर आपको मकान बनाना है, प्रपोज्ड साइट जहां पर आप अपना मकान बनाना चाहते हो। और यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट नोट करके रखना, क्योंकि जिस मकान का हम फोटोग्राफ उठा रहे हैं वैकेंट साइट का, प्रपोज्ड साइट का, कल को हमें मकान भी उसी जगह बनाना है। अगर हमें कल को लगा कि हमें नहीं, ये इस जगह पे मकान नहीं बनाऊंगा, किसी दूसरी जगह पे, कल को डिविएशन आ जाएगी, आप अपने मकान का जो फोटोग्राफ है वो खींच नहीं सकते। तो इंपॉर्टेंट चीज है, जो वैकेंट साइट है या जो प्रपोज्ड साइट है उसका फोटोग्राफ आप उठाना, लेकिन पहले ये डिसाइड करना कि हमें मकान वहीं पे बनाना है कि नहीं। उसके बाद ध्यान रखना, नेक्स्ट स्टेप जब आ जाएगा बेनिफिशियरी प्रेफरेंस, लास्ट एक ऑप्शन आ जाता है बेनिफिशियरी वांट्स टू गेट इनरोल्ड इन मेसन ट्रेनिंग। यहां पर आप नो ही करना, ठीक है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में बेनिफिशियरी मेसन ट्रेनिंग में नहीं जाते, तो यहां पर आप नो ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद डिक्लेरेशन आ जाती है, डिक्लेरेशन को आप टिक बॉक्स को चेक बॉक्स को टिक करके उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। जब आप प्रोसीड करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे पहले वाले इंटरफेस, जब आपने लॉग इन किया था तो वहां पर आया था आपका एडिट डेटा। मैं आपको थोड़ा इंटरफेस दिखाऊंगा। इसके बाद आपको आ जाएगा ऐसा इंटरफेस, बेसिकली जब हम अभी तक जो हम डेटा भर रहे थे वो हम ऐड या एडिट सर्वे पे भर रहे थे। जब हमने डेटा सेव कर लिया तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। आप इसके बाद क्या करोगे, क्लिक अपलोड सेव्ड डेटा के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब आप अपलोड सेव्ड डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट इंटरफेस खुल,
जब आपका नेक्स्ट इंटरफेस खुल जाएगा तो आप देखेंगे अपलोड सेव्ड डेटा जो आपके पास होगा, आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप सिंपली करेंगे चेक बॉक्स के, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना आधार वेरीफाई करेंगे, उसके साथ साथ आप अपना जॉब कार्ड वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आप देखना मेरे पास जो ऑलरेडी डेटा सेव्ड है, मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आधार को मैंने वेरीफाई किया है, ठीक है ना। कुछ लोगों को अभी आधार वेरिफिकेशन में इशू आ रहा है, ध्यान रखना। वहां पर आप देखेंगे हो सकता है बेनिफिशियरी आपको पुराना वाला आधार दे रहा हो, उसने ऑलरेडी जॉब कार्ड अपना उसने ऑलरेडी अपना आधार अपडेट किया हो आधार सेंटर पे, तो बेनिफिशियरी को बोलेंगे आपके अपना लेटेस्ट जो आपने अपडेटेड आधार कार्ड आधार किया है वो वाला आधार कार्ड आप हमें दे दीजिए, या उससे आप डाउनलोडेड भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वो वाली आधार डिटेल आप यहाँ पर दे देना, ठीक है ना। जब ये वेरीफाई हो जाएगा, इसी के साथ साथ आप क्या करेंगे, जॉब कार्ड चूंकि मैंने जॉब कार्ड अभी तक नहीं दिया था, जॉब कार्ड नंबर जब आप यहाँ पर दे दोगे तो जॉब कार्ड भी वेरीफाई हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही वीडियो के बिगनिंग में ही बोला था, सारे के सारे जॉब कार्ड अभी वेरीफाई हो रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आप जॉब कार्ड वेरिफिकेशन इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे आपका एक ऑप्शन आ जाएगा अपलोड डेटा, जब आप अपलोड डेटा के ऊपर करेंगे तो आपका जो सर्वे है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ऊपर टिक बॉक्स चेक बॉक्स के ऊपर आप टिक करेंगे और ये दो चीजें आपकी वेरीफाई हुई होनी चाहिए, नीचे आप अपलोड करेंगे। उसके बाद अगर आपको लग रहा है फॉर एग्जांपल कि कहीं पर हमें कहीं पर गलती हो गई, तो ध्यान रखना अपलोड से पहले ही आप किसी भी गलती को सुधार सकते हैं। यानी अगर आपको कोई गलती हुई है, अपलोड तब अगर आपने अपलोड कर दिया उसके बाद आपका डेटा एडिट नहीं हो सकता इस स्टेज तक, ठीक है ना। अपलोड होने से पहले आप किसी भी डेटा को एडिट कर सकते हो। मान लो यहां पर आपका आ रहा है आधार नॉट वेरीफाइड, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली जाएंगे, ठीक है ना, वापस जाएंगे, आप चेक करेंगे कि हमने आधार सही दिया या नहीं, ठीक है ना। मान लो हमने आधार गलत दिया था, आधार की डिटेल फॉर एग्जांपल कोई मिस स्पेल हो गया था, हम क्या करेंगे, हम वहां पर वो एंटर करेंगे, सेव नेक्स्ट सेव नेक्स्ट सेव नेक्स्ट, पूरे का पूरा आपको सेव नेक्स्ट करना है, लास्ट पे आप आधार वेरीफाई हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसके साथ आप क्या करेंगे, अपना जो है डेटा वो अपलोड करेंगे, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ मान लो फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी को कोई इशू आता हो, इश्यूज हम आपके साथ डेली बेसिस पे टेक अप करते हैं, कमिट्स में भी हम आपका रिप्लाई हर कमिट का दे देते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल इश्यूज, या अगर आपको कोई किसी जगह कंफ्यूजन रहा आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में हमारी जो सेकंड चैनल है अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन क्लासेस, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको भी आप सब्सक्राइब करेंगे अगर आप पढ़ रहे हो अकाउंटिंग या टैक्सेशन, ठीक है ना, अगर आप उसके स्टूडेंट हो, ठीक है ना। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।